let's now continue with some application of bits. We already discussed one application in detail जहाँ पे मैंने आपको बताया था ट्यूनिंग के रिलेटेड, कैसे म्यूजिशियंस ट्यून करते हैं अपने डिवाइस को एज पर द रिक्वायरमेंट. ओके, नाउ एक और एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं रडार. वेयर हैव यू सीन रडार सिस्टम? अपने नेवल शिप्स में होता है, प्लेन्स में होता है, देन एरोप्लेन के जो टॉवर्स होते हैं वहाँ पे होता है. कोई भी सिस्टम, अगर कोई भी प्लेन है या फिर कोई भी अलग चीज है विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स या विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मूव हुआ, देन रडार में वो डिटेक्ट किया जाता है. क्या होता है? रडार में डिटेक्ट किया जाता है. और ये डिटेक्शन के वक्त कौन से प्रिंसिपल का यूज किया जाता है? डॉपलर इफेक्ट. बट सिर्फ डॉपलर इफेक्ट नहीं, तो साथ ही साथ बीट्स यूज किया जाता है. बीट्स कैसे? एक एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया था पुलिस वैन का. अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है, इसके प्रीवियस वाला है, प्रीवियस टू प्रीवियस बीट्स वाला, तो बीट्स वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे पुलिस गन वर्क करता है या फिर स्पीड गन वर्क करता है. जब कोई भी वैन अप्रोच कर रहा है, इट विल गिव अस वन अपेरेंट फ्रीक्वेंसी NA1 अप्रोच वाला. जब वही वैन दूर जा रहा है तो ये इट विल गिव अस अनदर फ्रीक्वेंसी NA2. नाउ if we have NA1 and NA2, these are two different frequencies, then हमें beats मिल सकते हैं that can be calculated by mod of NA1 minus NA2, दो frequency का subtraction. इन beats के ऊपर या फिर beats के value के based we can see कि whether that vehicle is fast enough or not. अगर वो स्पीड लिमिट को ब्रेक कर रहा है तो स्पीड गन अलार्मिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा. दैट इज ऑल सेटअप विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट. आईसी चिप यूज करते हैं जहां पे वैल्यू सब सेट होता है. तो ये बहुत सारे फिनोमिनॉन आपको बीट्स और डॉपलर इफेक्ट के कॉम्बिनेशन पे मिलेंगे. एक रडार है, देन अपना सोनार सिस्टम है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसीलिए उसका नाम बोलते हैं सोनार. ओके, तो सोनार भी सिमिलर प्रिंसिपल पे वर्क करता है. ये डॉपलर इफेक्ट पे वर्क करता है और बीट्स के ऊपर. देन डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी. ओके, इसमें क्या होता है? इसमें हमें नॉट जस्ट नॉर्मल इनसाइड ऑफ स्टमक वी कुड सी, बट जैसे नॉर्मल सोनोग्राफी क्या करता है? नॉर्मल सोनोग्राफी में आपको बॉडी के अंदर के पार्ट पता चलेंगे ब्लैक एंड व्हाइट में. बट कलर डॉपलर सोनोग्राफी में बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ द थिकनेस ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, हम लोगों को ये पता चलता है कि कौन सा वाला आर्टरी है और कौन सा वाला वेन है. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन एंड डायग्नोज द प्रॉब्लम्स और वेस्कुलर प्रॉब्लम रिलेटेड टू आर्टरीज एंड वेन्स. ये मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन है. आप अपने ओन वर्ड्स में दो एप्लीकेशन एक्सप्लेन कर सकते हो और बाकी के दो एप्लीकेशन मेंशन कर सकते हो. बेस्ड ऑन मार्क्स यू कैन मॉडिफाई योर आंसर हाउ एवर यू वांट. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे. ये कैरेक्टरिस्टिक 11th में भी स्टडी किए थे, तो जस्ट मैं इसका रिकैप देने वाला हूं. पहला कैरेक्टरिस्टिक है लाउडनेस. लाउडनेस बोलेंगे तो इट इज एक्चुअली ह्यूमन परसेप्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड. देखो, साउंड को अगर आपको पेपर पे कैलकुलेट करना है, यू वांट टू कैलकुलेट समथिंग रिलेटेड टू साउंड, यू नीड टू टॉक इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, क्योंकि आप अदरवाइज साउंड को पेपर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. अभी इंटेंसिटी को ह्यूमन माइंड रीड नहीं कर सकता, तो ह्यूमन माइंड इंटेंसिटी को कैसे एब्सॉर्ब करता है? इट थिंक्स इट इन टर्म्स ऑफ लाउडनेस. सो दैट इज वाई इसका डेफिनेशन क्या है? लाउडनेस इज ह्यूमन परसेप्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड. तो जो भी इंटेंसिटी होगा उसका लाउडनेस में जो कन्वर्जन होता है, उसका ह्यूमन परसेप्शन में जो कन्वर्जन होता है, वो लाउडनेस होता है. ओके, अभी लाउडनेस का फॉर्मूला इनडायरेक्टली इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड है एंड इट कैन बी गिवन लाइक दिस. देखो, ये जो है ना, हम लोग साउंड लेवल या फिर लाउडनेस, इट कैन बी गिवन बाय बीटा इक्वल्स टू 10 log 10 I upon I0. ओके, बाकी थियरी हम लोगों को ज्यादा डेप्थ में करने की जरूरत नहीं है, 11th में ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत रेयर है एग्जाम में, मेन एग्जाम में. ओके, व्हाट इज दिस I? I is our new intensity and I0 is our lowest initial intensity. सबसे कम इंटेंसिटी होता है ना, वो वाला वैल्यू, एकदम बिगिनिंग वाला. I0 सबसे लो वैल्यू है, उसके आगे जो भी वैल्यू होगा वो I होगा, वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा. एक और चीज,
व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस? लाउडनेस हम डेसिबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी चीज का साउंड 100 डेसिबल से ज्यादा जाता है तो ह्यूमन ईयर्स के लिए या फिर ह्यूमन सेट ऑफ माइंड के लिए इट इज वेरी वेरी हैजार्डस। तो अपने को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ये छोटी छोटी चीजें अपने को अच्छी तरह से समझनी चाहिए। एक और कन्वर्जन है, 1 डेसिबल इज 1/10 बेल। ये भी चीज याद रखो, बहुत सिंपल सी चीज है। ओके, देन देयर इज समथिंग व्हाट वी कॉल एज पिच। ओके, अच्छा एक और चीज है, लाउडनेस को अगर आपको मेजर करना है तो एक और यूनिट यूज करता है फॉन। ओके, तो एक्चुअली फॉन क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ लाउडनेस। तो 2 यूनिट है, एक तो हम लोग इंटेंसिटी लेवल के लिए यूज करते हैं जिसको डेसिबल बोलते हैं, और एक लाउडनेस के लिए यूज करते हैं जिसको फॉन बोलते हैं। व्हाट एग्जैक्टली पिच इज? So pitch is the sensation of sound which helps the listener to distinguish between high frequency and low frequency। मतलब कैसा होता है, अगर आपने नोटिस किया हो ना, फीमेल का वॉइस होता है ना, तो फीमेल का वॉइस में हाई पिच होता है कंपेयर टू द मेल का वॉइस। पिच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। तो पिच और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है। और क्या मैंने नोटिस करने के लिए बोला कि पिच ऑफ फीमेल वॉइस इज हायर देन दैट ऑफ द मेल वॉइस। ये मत समझो कि पिच हाई है मतलब आवाज ज्यादा होगा, वो तो आप लाउडनेस के टर्म्स में बात करते हो ना। अभी मेरा आवाज कम है, अगर मैं चिल्लाया तो लाउडनेस ज्यादा है, करेक्ट ना। Whereas pitch is a different concept. Pitch depends on the frequency, loudness depends on the amplitude, कि कितना एम्पलीट्यूड है, कितना वैल्यू ज्यादा है वो। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट क्वालिटी और टिम्ब्रे। व्हाट इज क्वालिटी या फिर टिम्ब्रे, क्या होता है ये? तो क्वालिटी एक ऐसा कंसेप्ट है, अभी सुनो, लाइक अगर अभी मैं बोल रहा हूँ एंड यू आर लिसनिंग टू माई वॉइस, देन यू नो दैट तुषार सर इज स्पीकिंग राइट नाउ, करेक्ट ना। लाइक मेरा आवाज कान पे पड़ते ही आपको रियलाइज होता है कि तुषार सर का लेक्चर चल रहा है। इफ इट वुड हैव बीन सम अदर सर, लाइक प्रीतेश सर का लेक्चर चल रहा है, आप नोट डाउन कर सकते हो उनका आवाज सुन के कि प्रीतेश सर का। आपको फोन आया और किसी ने आज सामने से बोला हेलो मैं अमिताभ बच्चन बोल, तो आपको रियलाइज होगा कि या ही इज अमिताभ बच्चन, या फिर कोई नकल कर रहा है। बट बोलने का पॉइंट ये है कि हर एक वॉइस में एक ऐसा कुछ होता है जिसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो बिटवीन 2 साउंड्स। लाइक आप फर्क समझ सकते हो, समझ रहे हो? तो ये जो फर्क है, ये फर्क के रिलेटेड जो प्रॉपर्टी, उसको क्वालिटी बोलते हैं। अभी अगर मैं क्लैप कर रहा हूं तो आपको समझ जाता है ना कि क्लैप का साउंड है। अगर मैं विसल कर रहा हूं तो आपको समझ जाता है विसल कैसे। तो ये क्वालिटी होता है कुछ, एंड दीज क्वालिटीज रिप्रेजेंट्स ऑन नंबर ऑफ ओवरटोन्स प्रेजेंट इन द साउंड अलॉन्ग विद गिवन फ्रीक्वेंसी। तो ये किस किस के ऊपर डिपेंड होता है? ओवरटोन के ऊपर एंड गिवन फ्रीक्वेंसी के ऊपर, बराबर ना। और एक इसमें कैसे बोल सकते हैं? वी कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ अ पर्सन और एन इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू इट्स क्वालिटी। इतना भी अगर आप याद रखोगे ना तो भी बहुत हो गया। लाइक और एक चीज है, ये जो सुर होते हैं सा रे ग म प ध नी सा, या फिर डो रे मी फा सोला डी टो, जो हमारे भाषा में हम लोग नहीं यूज करते। और तो ये जो सारे ग म प ध नी सा, ये जो सुर है उनका फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होता है, बराबर। एंड ओवर हियर दे हैव गिवन अ सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो एक सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी, अगर समझो सा 240 पे है तो 270 पे रे आएगा, फिर 300 सारे, तो वॉइस बढ़ते जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग, दैट इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करने वाले हैं। ओके, अभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो 3 टाइप में डिवाइड होते हैं। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे रोप या स्ट्रिंग यूज किया जाता है, विंड इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे विंड का यूज किया जाता है, एंड परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट जो वाइब्रेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन के ऊपर। जैसे एग्जांपल दूंगा तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में स्ट्रेच स्ट्रिंग का यूटिलाइजेशन होता है। सो वी कैन अंडरलाइन दिस वर्ड स्ट्रेच स्ट्रिंग। ओके, साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हो? आपको स्ट्रिंग को प्लक करना पड़ता है, दैट मीन्स टंग करके बजाना बोलते हैं ना उसको। तो आपको स्ट्रिंग को क्या करना है? आपको स्ट्रिंग को प्लक करना है। ओके, देन स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ट्यून करके रख सकते हैं। वी कैन डू दिस पर्टिकुलर थिंग बाय शिफ्टिंग द नॉब्स, बाय एडजस्टिंग द नॉब्स। टेंशन एडजस्ट करके हम लोग स्ट्रिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 3 डिफरेंट टाइप आते हैं। प्लक स्ट्रिंग टाइप, फॉर एग्जाम्पल तानपुरा होता है, गिटार होता है, जिसमें आपको प्लग करना पड़ता है फिंगर्स की मदद से। बोर्ड स्ट्रिंग टाइप,
जिसमें आपको बो यूज करना होता है, घिसना होता है बो से स्ट्रिंग के ऊपर. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कुड से वायलिन है, देन देयर इज अ सारंगी, दीज काइंड ऑफ डिवाइसेस. देन स्ट्रक स्ट्रिंग टाइप, जिसमें आपको क्या करना है, जो भी स्ट्रिंग है उसके ऊपर लाइक कुछ हैमरिंग टाइप करना है. लाइक संतूर है, फॉर एग्जाम्पल पियानो है. अच्छा पियानो बोलोगे सर, पियानो में तो हम लोग बटन दबाते हैं. अरे बट पियानो का मैकेनिज्म कभी देखा है क्या? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल कैशियो दैट यू हैव विथ यू. उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, उसमें आप जो की बताओगे वो अपने आप ऑब्जर्व करेगा और उसका सर्किट प्ले करेगा वो की को उतने वॉइस से. बट जो एक्चुअल में पियानो वर्क होते हैं उनमें स्ट्रिंग्स होते हैं. आपने टॉम एंड जेरी जैसे कार्टून में देखा होगा कि वो पियानो प्ले कर रहा है एंड जेरी अंदर जाके छुपता है एंड देन टॉम बटन बजाता है तो जेरी के ऊपर टंग 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 स्ट्राइक होता है. तो जब भी कोई पियानिस्ट पियानो का बटन प्रेस करता है तो ना अपोजिट साइड में जो पियानो का अपर सेक्शन होता है उसके अंदर एक पार्ट ऊपर होता है और वो स्ट्रिंग के ऊपर जाके टंग करके स्ट्राइक होता है. तो उसके वजह से इट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक स्ट्रिंग टाइप. अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप कंस्ट्रक्शन ऑफ पियानो जरा सर्च करो तो वहां पे आपको और नॉलेज मिलेगा. विंड इंस्ट्रूमेंट, जहां पे हम लोग एयर का यूज करेंगे. नाउ दीज इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर कॉलम. तो यहाँ पे क्या होता है, एयर कॉलम यूटिलाइज किया जाता है या फिर एयर यूज किया जाता है. ऐसा नहीं कि गिटार में एयर कॉलम नहीं होता या फिर वीणा में नहीं होता. इनके नीचे भी आपने अगर देखा होगा तो हॉलो बॉक्स होता है जिसके अंदर एयर ही होता है ना. तो यहाँ पे भी एयर यूज होता है बट इनका मेन जो ऑपरेशन है दैट इज बेस्ड ऑन स्ट्रिंग. और यहाँ पे जो डिवाइसेस है उनका मेन ऑपरेशन विंड के ऊपर है. यहाँ पे आप स्ट्रिंग कंट्रोल करके इनको बजा सकते हो, यहाँ पे आपको विंड को कंट्रोल करना पड़ता है. ओके, पहला है फ्री विंड टाइप. तो फ्री विंड टाइप ऐसे टाइप होते हैं जो एयर है हम लोग ब्लो करना पड़ता है या फिर कंप्रेस्ड एयर डालना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल माउथ ऑर्गन है, देन हारमोनियम है एक्सेट्रा. ये जो डिवाइसेस है ना तो ये क्या करते हैं, ये एयर को कंप्रेस करते हैं. अगर आपने हारमोनियम देखा होगा तो हारमोनियम को ऐसा ना एक तरफ से हम लोग उसको भाता बोलते हैं. तो वो हारमोनियम में ना वी प्ले दैट पर्टिकुलर थिंग इन एंड आउट. तो क्यों, जैसे हम लोग उसको इन एंड आउट प्ले करते हैं ना अंदर बाहर, तो एयर कंप्रेस होता है. तो आप मुंह से एयर नहीं डाल रहे हो, मतलब माउथ ऑर्गन में आप मुंह से एयर डालते हो बट हारमोनियम में यू आर यूजिंग और यू आर कंप्रेसिंग दैट एयर यूजिंग दैट पर्टिकुलर अरेंजमेंट. देन एज टाइप होते हैं. तो यहाँ पे एज से हवा भरा जाता है. फॉर एग्जाम्पल फ्लूट, एकदम एंड से आप हवा भरते हो. देन रीड पाइप से, रीड पाइप्स क्या होता है एक्चुअली ना, रीड बोलेंगे ना तो इट एक्चुअली हैज सम काइंड ऑफ वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन. तो जब आप हवा भेजते हो ना तो वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता है. लाइक दिस कुड बी मेड ऑफ मेटल या फिर किसी और चीज के वजह से बनता है. तो ये इसके अंदर ना एक ऐसा वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन होता है. तो जब आप हवा फ्लो करते हो तो ये वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता है एंड दिस वाइब्रेशन क्रिएट साउंड. सम एग्जांपल आर सैक्सोफोन, क्लैरिनेट, देन बगल, बसून एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, तो ये विदाउट रीड है बट बाकी मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट है, सिंगल रीड, डबल रीड एक्सेट्रा. आपको जस्ट एग्जांपल लेना है, आपको इन डेप्थ में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है अगर क्वेश्चन आया तो. नेक्स्ट पर्कशन इंस्ट्रूमेंट. ओके, ये पर्कशन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनमें कैसे होता है, तो इनमें जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है तो वो प्रोड्यूस किया जाता है सेटिंग वाइब्रेशन इन स्ट्रेच मेम्ब्रेन. बेस्ट एग्जांपल तबला है, ड्रम है, ढोल है, मृदंग, संबल, डफली एक्सेट्रा. तो हम लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर हैमर करते हैं. वो जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर हैमर करेंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है. ओके, और इसमें ना सिर्फ ये नहीं आते, लाइक स्ट्रेच मेम्ब्रेन मतलब तो मेटल नहीं आएंगे क्या, डेफिनेटली मेटल भी आते हैं. लाइक सिंबल्स है, झांझा है, जाइलोफोन है. ओके, झांझा, जाइलोफोन, सिंबल वही झांझा होता है बट देन वी ऑल्सो हैव जाइलोफोन. जाइलोफोन पता है ना, वो ऐसा दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है, ऐसे मेटल होते हैं अलग अलग लेंथ के वजह से उनका फ्रीक्वेंसी अलग होता है, जिनके ऊपर आपको क्या करना होता है, जिनके ऊपर आपको स्ट्राइक करना होता है तो मस्त एकदम साउंड क्रिएट हो जाता है, ऐसा होता है. तो ये डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए. हर एक चीज का अलग अलग पर्पज होता है ना, हर एक चीज का नोट्स होता है, वो ट्यूनिंग करना पड़ता है. और जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको गिटार को ट्यून करना है तो कैसे करते हैं गिटार को. एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बता देता हूँ. अगर आपको कोई भी डिवाइस प्ले करना है तो आपको अलग अलग वेरिएशन में प्ले करना है. ऐसा थोड़ी मोनोटोनस वी कैन नॉट प्ले ना.
लाइक आप एक डिवाइस है जिसको प्ले कर रहे हो, अरे मजा नहीं आ रहा है यार, कुछ वेरिएशन नहीं लग रहा है यार, सेम साउंड में लेक्चर जा रहा है यार, नींद। तो ऐसा जैसे आप लेक्चर में भी एक ही साउंड से लेक्चर जा रहा है, देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग, यू विल इवेंचुअली फील बोर्ड, और आप क्या बोलोगे, चल भाग इधर, अभी लेक्चर नहीं अटेंड करना है, मैं तो सोएगा। सिमिलर थिंग कैन हैपन इफ द साउंड इज मोनोटोनस। तो साउंड में वेरिएशन जरूरी है। गिटार में वेरिएशन कैसे लाते हैं, स्ट्रिंग का टेंशन एडजस्ट करके, फ्रीक्वेंसी चेंज करके। फ्लूट में क्या करते हैं, फ्लूट में लेंथ एडजस्ट करते हैं। लेंथ इन द सेंस, जो अभी समझो आपने फ्लूट देखा होगा, तो फ्लूट के ऊपर ना होल होते हैं, एक होल होता है जिसमें ब्लो करते हैं, एंड देन देयर आर दिस स्मॉल होल। तो ना ये स्मॉल होल के ऊपर फिंगर्स रखते हैं, है ना, इधर 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 ऐसे फिंगर से उनको क्लोज करते हैं। once you do this particular thing, it actually restricts or it actually changes the length of air column, है ना। तो पहले समझो बड़ा था एयर कॉलम, बाद में छोटा हो जाएगा। अगर आप लेंथ को कंट्रोल कर सकते हो तो आप फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। अभी ये एग्जैक्ट रिलेशन इसमें फॉलो नहीं होता, बट बोलने वाला पॉइंट ये है कि आप एयर कॉलम के लेंथ को कंट्रोल करके फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो। गिटार में कैसे क्या किया तुम लोगों ने, टेंशन। सिमिलर थिंग कैन बी डन इन केस ऑफ तबला। ओके, तो तबला के कैसा होता है कि एंड में ना देयर इज सम स्क्रू अरेंजमेंट टू टाई दैट पर्टिकुलर और टू स्ट्रेच दैट तबला मोर, स्ट्रेच दैट मेम्ब्रेन मोर। तो ये सारी अरेंजमेंट अवेलेबल होती है ताकि आप किसी भी डिवाइस को ट्यून कर सके, है ना। ये हुआ आपका पूरा का पूरा थियरी, पूरा थियरी चैप्टर का एकदम बढ़िया से कवर कर दिया। अभी बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली दोज एमसीक्यूज दैट आर डिफिकल्ट, ओके, और जो इजी है वो आपके लिए होमवर्क है। पहला एमसीक्यू, व्हेन एन एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड वाइब्रेट सच दैट 3 नोड्स आर फॉर्म इन इट। क्या बोला, एक एयर कॉलम है इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अपना पाइप जो है वो क्लोज एट वन एंड है, ओके। उसमें कितने नोड्स फॉर्म हो रहे हैं, 3। तो मैंने 3 नोड क्रिएट किए। देखो क्या गाना सिखाया था, ना 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 ना। देखो 3 बार एन आया, एन एन एन, आई हैव नोटेड इट डाउन, ओके। फिर मुझे बोला गया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स वाइब्रेशन इज डैश डैश टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इफ यू रिमेंबर, अगर कोई चीज मल्टीपल हो रही है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से, सो हम उसको बोलते हैं हार्मोनिक्स। So indirectly they want us to find out what exactly is the harmonic in this case. अभी जब 3 नोड होते हैं तो सेकेंड ओवरटोन होता है। ये मेरे को कैसे पता चला था, मैंने बेसिक मोड स्टडी किया था, बराबर। अगर आपको ये चीज याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, क्लोज मोड जब मैंने आपको सिखाया था तो उसमें पहला जो बेसिक फंडामेंटल मोड होता है उसमें ना होता है। सो दिस इज अवर फर्स्ट मोड और इसको हम लोग बोलते हैं 0th ओवरटोन। सेकेंड मोड में क्या होता है, ना होता है, करेक्ट। ये होता है आपका फर्स्ट ओवरटोन। तो जब मैं सेकेंड मोड की बात करता हूं तो फर्स्ट ओवरटोन है। यहां पे कितने नोड हो रहे हैं, 3 नोड, मतलब मैं थर्ड मोड की बात कर रहा हूं। और थर्ड मोड कितने ओवरटोन पे होगा, फिर सेकेंड ओवरटोन पे। तो मुझे जनरलाइज फॉर्मूला याद आ गया जो मैंने आपको रटने के लिए बोला था क्लोज पाइप के लिए। सो एनपी इज 2p + 1 टाइम्स n। p के जगह I can substitute that value 2. So I get 2 times 2 + 1. So the correct answer will be 5 times n. So I will say it is 5th harmonic. क्योंकि मल्टीप्लायर 5 से हो रहा है ना, तो ये कौन सा हार्मोनिक हुआ, ये 5th हार्मोनिक हुआ। हमने इसको नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two open organ pipes of length 50 centimeter and 51 centimeter. So they have provided us with 2 lengths. I have noted them down. Together produce 7 beats per second. So capital N is given to be 7. Then the speed of sound is how much, ये अपने को निकालना है। अभी देखो पहली बात तो ये समझो, कैपिटल एन प्रोवाइडेड है। कैपिटल एन का फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ n1 माइनस n2। तो मुझे पहले n1 फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर n2 फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ही मैं इसको आगे सॉल्व कर पाऊंगा। बट देन आई रियलाइज दे आर टॉकिंग अबाउट ओपन ऑर्गन पाइप्स, है ना, तो दोनों साइड ओपन है। और जब दोनों साइड ओपन होता है तो उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है v/2l। तो अगर n1 लिखा तो 2l1 होगा, n2 लिखा तो v/2l2 होगा। अगर इतना कंसेप्ट आपको समझा तो आगे का और इजी है। n1 v/2l1, n2 v/2
2L2। तो आप क्या करोगे 7 इक्वल्स टू, क्योंकि ये बीट का फॉर्मूला है ना, इसमें N1 N2 डालोगे, आप V/2 को कॉमन लोगे, 1/L1 माइनस 1/L2। ये जो है वैल्यूज उनको पुट करोगे, 1/50 1/51। आई हैव सब्सटीट्यूटेड देम इन सेंटीमीटर्स ओनली, क्योंकि बाद में उसको एडजस्ट कर लूंगा मैं। तो ये क्या आंसर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 51 इधर 50 इधर, यू गेट दिस एज आंसर। वो साइड पे शिफ्ट किया ये टर्म को, सॉरी ये टर्म को, सो यू गॉट 35700 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये 100 सेंटीमीटर माने 1 मीटर होता है। सो व्हाट डू यू गेट आंसर एज, इट इज 357 मीटर पर सेकेंड। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओके, अगर समझो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप वो बोलते कि पाइप एक एंड से क्लोज है, सो इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो माय डियर फ्रेंड्स, आपका फॉर्मूला होता V/4L, नॉट V/2L, इट इज V/4L। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यू, the tension in the piano wire is increased by 25%. That means new tension is 1.25 times T1. I have already taught you this particular shortcut method a lot कि कैसे डायरेक्टली इंक्रीज होता है तो 1 प्लस करते हैं, बट जिनको ये नहीं पता उनके लिए T2 that is new frequency is old frequency plus 25% of old frequency. तो लाइक 25% से इंक्रीज हुआ, बट 25% ऑफ व्हाट, तो 25% of old frequency. So T2 is given by T1 plus 25% of T1. You can write 25% as 25 by 100. You can take T1 common. If you take T1 common from over here, you will have 1. If you take T1 common from over here, you will have 25 by 100. 25 by 100 is 0.25. You add them and you get 1.25. तो मैंने शॉर्टकट क्या सिखाया था, आपको जो भी है अगर समझो इंक्रीज हो रहा है तो 1 प्लस जो परसेंटेज है दैट इज 25%, तो मैंने 0.25 हो गया 1.25। अगर समझो यही चीज डिक्रीज बोलते तो आप 1 माइनस जो भी परसेंटेज है वो नोट डाउन करते 0.25, एंड दिस इज हाउ यू वुड हैव गॉटन द आंसर। अभी जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला, n इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू। अभी यहाँ पे क्या क्या चीजें देखो, उन्होंने लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला है, सो दैट मीन्स आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस लेंथ टू बी कांस्टेंट। म्यू मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज ऑल्सो टेकन टू बी कांस्टेंट, सो आई एम गोइंग टू यूज लॉ ऑफ टेंशन, so that means n is directly proportional to square root of t, and if something is directly proportional then you can write 1/2 का 1/2, so n1 upon n2 becomes under root of t1 upon t2, so that means t2 यहाँ पे आप क्या करोगे, t2 के जगह 1.25 t1 पुट करोगे, it will be cancelled out। अभी 1.25 का स्क्वायर रूट 1.12 आता है, ओके 15 मतलब लग देना है उसको, पॉइंट में स्क्वायर रूट का आंसर चेंज होता है, तो द करेक्ट आंसर will be 1.12 and this is the final answer। हो गया। अभी इसको आप शॉर्टकट वे में भी सॉल्व कर सकते हो, लाइक 1.25 का स्क्वायर रूट 1.25 से छोटा आएगा, इतना पक्का है, तो 1.25 तो आने से रहा, 1.56 भी नहीं आएगा, एंड 0.8 itself is very very small। in fact as 0.8 is in terms of point, अगर आप इसका स्क्वायर भी करोगे ना तो इट कम्स आउट टू बी 0.64, छोटा आता है पॉइंट। अगर 0 पॉइंट में कोई आंसर होता है तो उसका स्क्वायर छोटा आता है, तो सुटेबल आंसर क्या होगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे स्क्वायर रूट छोटा चाहिए, स्क्वायर छोटा नहीं, सो द सुटेबल आंसर इज 1.12 ओनली। सो विदाउट इवन कैलकुलेटिंग दिस और यूजिंग कैलकुलेटर यू कुड गेस दिस पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम ऑप्शन। और एमसीक्यू में आप यही चाहिए ना, आपको थोड़ा ना ज्यादा टाइम इतना इन्वेस्ट करना है, आपके पास है ही नहीं इतना टाइम, so you will try to invest as much less time as possible। Let's now continue with the next concept। Which of the following equations represents a wave traveling along the y-axis? अभी देखो, पहली बात तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बताता हूँ क्यों। 3 ऑप्शन y के टर्म्स में, लेफ्ट हैंड साइड वाला रिप्रेजेंट करता है वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, ओके, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। तो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, वाई। नॉर्मल स्टैंडर्ड वे जब हम लोग इमेजिन करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस वेव, आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाला वेव, तो ये वाले वेव में पार्टिकल कैसे वाइब्रेट होता है, तो पार्टिकल वाइब्रेट्स अबाउट वाई एक्सिस, बराबर, तो ये होता है।
तो ये वाला जो वेव है नॉर्मल वेव वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? सो दिस वेव इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस. दे वांट अस द वेव शुड मूव अलोंग वाई एक्सिस. तो अगर वेव वाई एक्सिस के अलोंग चाहिए तो पार्टिकल कौन से एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट होना चाहिए? यस, करेक्ट. देन द पार्टिकल शुड वाइब्रेट अलोंग एक्स एक्सिस. तो अभी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक्स है? एक ही है. तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर. तो अभी इसमें अगर आप डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा. तो पार्टिकल का वाइब्रेशन दिख रहा है आपको? ये बात हो रही है. ये आपका एक्स है. तो ये एक्स है पार्टिकल का वाइब्रेशन. एंड मोशन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? अलोंग द वाई डायरेक्शन. दिस इज हाउ द वेव इज प्रोपोगेटिंग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. लेट्स सी फिफ्थ एमसीक्यू. मैंने क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है बट हम लोग को यहाँ से मिल ही जाएगा. लाइक 4 एमसीक्यू तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए, तो फिफ्थ एमसीक्यू भी लेके करते हैं सॉल्व. क्या बोला है फिफ्थ एमसीक्यू में? अ स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड विद द अदर एंड फ्री. द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा? मतलब हम लोगों को स्ट्रिंग का क्या निकालना है? लेंथ निकालना है. मस्ट बी एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल. पहली बात तो फिक्स्ड एट वन एंड बोला है. आपके टेक्स्ट बुक में, आपके सिलेबस में जो स्ट्रिंग सिखाया है ना उन्होंने, वो दोनों एंड से फिक्स है, नॉट फिक्स एट वन एंड. फिक्स एट वन एंड मतलब एक एंड से ऐसा लगता है या फिर ऐसा. तो फिक्स एंड का कंसेप्ट मैंने जस्ट ऐसे जनरलाइज आइडिया देके आपको एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियोज में. तो अगर आपको वो याद नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा पीछे जाके देख सकते हो या फिर अभी फोकस कर सकते हो. तो मुझे इस पर्टिकुलर वेव के लेंथ के बारे में कमेंट करना है. तो इसका लेंथ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 4 होगा. मतलब एक एग्जांपल देके बताता हूं. सो समझो वो बोल रहा है कि L इक्वल्स टू 3 लैम्बडा बाय 4. सी दिस इज 3 इज ऑड नंबर एंड इट इज ऑड इंटीग्रल मल्टीप्लायर ऑफ लैम्बडा बाय 4. तो 3 टाइम्स लैम्बडा बाय 4 मस्ट बी एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2. या फिर L कैन बी 3 लैम्बडा बाय 2. मस्ट बी एन ऑड इंटीग्रल ऑफ लैम्बडा, सो L विल बी 3 लैम्बडा. मस्ट बी एन इवन इंटीग्रल ऑफ लैम्बडा, सो L इक्वल्स टू 2 लैम्बडा. ये जस्ट रैंडम वैल्यूज लिए मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दिलाने के लिए कि व्हाट दे आर सेइंग. ओके, तो अभी आपको ये फाइंड आउट करना है कि L का कौन सा वैल्यू इसमें से वैलिड है. ओके, लेट्स गो बैक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिनारियो. जब मैं कंसिडर करता हूं रोप दैट इज फिक्स्ड एट वन एंड ओनली, देन उसका जो भी फॉर्मूला होगा वो चलो डिराइव ही कर देते हैं. ये जगह पे नोड क्रिएट होगा, ओपन एंड पे एंटी नोड होता है हमेशा. तो यहाँ पे नोड, यहाँ पे क्या हुआ? एंटी नोड. द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज लैम्बडा बाय 4. तो व्हाट डू यू गेट? L लैम्बडा बाय 4. सेकेंड सेटअप में अगर आप देखोगे तो इट इज लाइक इन द टर्म्स ऑफ ना. तो ना तो ये क्लोज पाइप की तरह बिहेव कर रहा है ना, आई गेस. यस, इट इज इंडीड बिहेविंग लाइक क्लोज पाइप या फिर क्लोज एट वन एंड. तो क्लोज एट वन एंड में कैसा होता था? वहां पे ना फॉलो होता था. यहाँ पे भी मैंने कर दिया. नाउ डिस्टेंस बिटवीन 2n इज लैम्बडा बाय 2 एंड डिस्टेंस बिटवीन 1n एंड a इज लैम्बडा बाय 4. मतलब अगर यहाँ पे आप वेव इमेजिन करना चाहते हो तो मैं जस्ट आपके लिए एक्सक्लूसिव एक वेव क्रिएट करके बता देता हूँ. सो यू विल गेट अ वेव विच विल लुक लाइक दिस. ऐसे कुछ आपको वेव दिखेगा. तो सेकेंड मोड में तो अगर यहाँ पे आप लैम्बडा बाय 2 एंड लैम्बडा बाय 4 को क्लब करोगे, आप उसको ऐड करने की कोशिश करोगे, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यू विल गेट 3 लैम्बडा बाय 4 एज आंसर. नेक्स्ट ट्राई करोगे 5 लैम्बडा बाय 4. नाउ इट इज क्वाइट एविडेंट ना कि आपको 1 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसे ऑड मल्टीप्लायर मिल रहे. क्या मिल रहा है आपको? ऑड. तो यू कुड से दैट द करेक्ट ऑप्शन इज ओवर हियर. अगर आप करेक्ट ऑप्शन देखने की कोशिश करोगे तो करेक्ट ऑप्शन इज मस्ट बी एन ऑड मल्टीप्लायर ऑफ लैम्बडा बाय 4. तो मस्ट बी एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 4. सो ऑप्शन ए इज क्वाइट एक्यूरेट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो ये जो चीज अच्छी तरह से समझनी है. अभी अपने को और सम डिस्कस करने हैं, बट वी विल डिस्कस दो सम in the next session. Have a good day. Bye bye.